क्या पता लगाएंगे कि अच्छा लोग आग से भी परिचित था। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे भाई। आग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जा गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए भी किया होगा। लोग पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। पुरातात्विक जो हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पुरातत्वविद जो है ना बड़का बड़का नाम रखे हैं। आरंभिक काल जो था शुरुआत के काल आदिमानव का, उसको कहा गया जानते हैं पूरा पाषाण काल। माने पूरा के पूरा पाषाण मतलब पत्थर के औजार से लोग काम करता था, तो पूरा पाषाण काल ठीक है। अलग रहता था मतलब टोटल के टोटल पत्थर का उपयोग करता था लोग इस प्रकार से। लेकिन पूरा का यहाँ अर्थ है प्राचीन। अब पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो था ना वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के दौरान का जो काल था उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब प्राचीन। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छा होंगे, जाओगे तो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 का, एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के जो सेकंड चैप्टर जो लेकर के हम आए हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाला वीडियो में फर्स्ट चैप्टर था कहाँ क्या कब और कैसे वाला था। और अध्याय इस 2 में हम लोगों को पढ़ना आखेट। आखेट मतलब जब लोग शिकारी था, शिकार करके खाता पीता था। ये शिकार करने से खाद्य संग्रह से भोजन तक, मतलब शिकार करके खाने से खाद्य संग्रह, खेती बाड़ी करने लगा और उसके बाद इकट्ठा करने लगा, है ना, संग्रह करने लगा और भोजन का उत्पादन तक। ये आज के इस सेकंड चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब आप चाहिएगा कि इसमें छाट छाट करके बताया जाए, तो नहीं, हम चाह रहे हैं कि देखिए रटंत विद्या घटंत होता है। आप रट जाइएगा वो अलग बात है, लेकिन किसी बात को डिटेल जान लीजिएगा ना तो कभी भी आप भूलाइएगा नहीं, आपका स्मरण रहेगा। आप ऑप्शन के आधार पर भी उस टिक आउट कर सकते हैं, गोला बना सकते हैं, ठीक ना। और रट ले रहिएगा तो भूला भी सकते हैं। इसलिए रटंत विद्या पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे हम। ऐसे हिस्ट्री के इतिहास के जो विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा रट्टा मारते हैं। लेकिन चलिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, इसको टोटल को हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और समझाते चलेंगे। आखेट मतलब शिकार से किस तरह से खाद्य संग्रह से भोजन अपना प्राप्त करने लगा लोग, आखेट और खाद्य संग्रह। तुषार की रेल यात्रा, ये तुषार हैं और ये इनका रेल यात्रा। पहले इनका सवाल जानेंगे हम लोग कि ये सवाल क्या किए हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। ये दिल्ली टू चेन्नई, ये दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, खिड़की वाला सीट मिल गया था, खिड़की के बगल में ये बैठे थे तुषार जी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मन हो गया, मग्न हो गए। अब बाहर के खिड़की पर बैठे हैं, एकदम हवा एकदम लग रहा होगा, बड़े मज़ा ले रहे होंगे, मतलब कि अच्छा रेल का ये मज़ा ले रहे थे। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। उनका चाचा थे, कंधा पर हाथ रखे, कहें कि तुषार तेरे को पता है कि लोग जो है आज जो हम लोग रेल से यात्रा कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 150 साल पहले से लोग रेल का यात्रा कर रहा है। ओकरा पहले तो बस, तो कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो क्या बात थी जी, आइए जानते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे?
जो आरंभिक शुरुआत वाला जो मानव थे शुरू वाले, वो आखिर क्या कारण था कि इधर उधर घूमते थे। आज लोग दिल्ली, पंजाब, जहाँ तहाँ, बिहार से, बंगाल से, जहाँ तहाँ से इधर उधर लोग प्रवास करते रहता है। प्रवास उसको तो नहीं बोला जाएगा, है ना, मतलब समझ लीजिए कि काम की तलाश में कमाने धमाने के लिए लोग विदेश प्रदेश जाते रहता है ना। क्या कारण है? तो कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। तो आइए जानते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भारत की बात कहा जा रहा है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उसको क्या चीज़ के? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर ही उसको क्या कहा जाता है? आखेट खाद्य संग्राहक। आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से उनको जाना जाता है। विधि के आधार पर उन्हें पुकारा। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का क्या करते थे? शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल या फल मूल के ये दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। क्या चीज़ के लिए? खाने के लिए, अपना जीवन बसर करने के लिए। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे? तो आप अपना दिमाग क्या लगा सकते हैं कि हाँ जी, एक जगह नहीं वो चीज़ मिल रहा होगा तो दूसरे जगह जाता होगा, दूसरे जगह नहीं तो तीसरे जगह। इस प्रकार से वो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर वो क्या करते? समाप्त कर देते, है ना। इतना दिमाग था कि एक जगह रहेंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो फिर ख़त्म बाजार। एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो फिर एक जगह का भरपूर पूर्ति हो जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए कि जो ये पेड़ पौधा जो भी चीज़ है ये सब नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब निवेबल, मतलब एक बार खत्म होने के बाद तुरंत फिर आ सकता है। ओके, अभी आम फल रहा है तो क्या अगले साल नहीं फलेगा? क्या आम खत्म हो जाएगा पृथ्वी से? तो ऐसा नहीं है। फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया भी करते हैं। अब देखिए, दूसरा कारण यह भी है कि जानवर जो है अपने शिकार के लिए, जानवरों के शिकार के लिए, कोई भी जानवर, बाघ, शेर, कुछ भी हो गया, वो अपने शिकार के लिए, चाहे हिरन हो गया जो शाकाहारी हो गया, वो एक जगह से वो भी तो जाएगा ना जी। अब एक जगह घास खत्म हो गया तो क्या करेगा? वहीं पर मरेगा, दूसरी जगह जाएगा। तो ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दुई कारण था इसके पीछे, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में आपका फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तीसरा बात ये भी है कि जो एक ही बार सब फल में फल नहीं आता है, ठीक ना। अलग अलग कोई फल होता है जो 12 मासा होता है, जो 12 मास फलता है। कुछ आम के पेड़ होते हैं, जैसे आप सुने होंगे बंगाल में आपका सालों भर आम मिलता है। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। हाँ, ये भी बात है कि जो शीतागार होता है, यानी जिसको कोल्ड स्टोर बोलते हैं, उसमें भी रखा जा सकता है, लेकिन ये सब फल ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। और चौथा कारण, तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था पेड़ पौधों के फल फूल जो होते थे अलग अलग मौसम में लगते थे। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा है, तो वहाँ तो भाई जाना ही पड़ेगा ना। चौथा कारण क्या था भाई? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। अब पानी, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, जल का मतलब ही जीवन होता है, नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ नदियों झीलों के में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, नहीं तो बारिश खत्म और धीरे धीरे उसका पानी भी खत्म। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये 4 कारण था, ठीक है, कि क्यों लोग एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे। तो ये 4 कारण था, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, और ये जो बात हम पढ़े कि ऐसे ऐसे ये करता था, कैसे पता चला भाई? तो पिछला हम लोग देखे थे कि पिछला चैप्टर में देखे थे
कि जो पांडुलिपिया था उस पांडुलिपिया में मिला हुआ या शिलालेख है, अशोक का शिलालेख या कोई भी राजा हो जो अपना शिलालेख खुदवाया था, उसको मान लीजिए पढ़ करके लोग पता किया कि हाँ जी ये इस तरह से पहले था। तो उसी तरह से आरंभिक जो मानव था इसका जानकारी कैसे मिली? तब पुरातत्वविदों के बारे में आपको बताए थे, जो कि जो पुरातन जो पुराना जो प्राचीन में क्या हुआ था नहीं हुआ था उस सब का खोज करता है, पुरातत्विक कहलाता है, ठीक ना। पुरातत्वविदों कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, इनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। वही जो जंगली शिकार करते थे, इधर उधर जाते थे और बाद खाद्य संग्रह अपना खाते पीते थे, क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए। इनसे पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर का औजार जो है आज भी बचा है। इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इससे वो शिकार करता था, तोड़ने फोड़ने का जो भी काम करता था। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। उसमें कुछ ऐसा भी औजार मिला है जो कि ये सभी काम होता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये मतलब लोगों को मिला है। देखिए पत्थर के औजार का उपयोग बाएं, इधर जो आप देख रहे हैं ये पत्थर का औजार है। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इंसान जो खाता था वो क्या चीज़ से, ये पत्थर के औजार से खोद करके, जैसे मान लीजिए कि जो कंदमूल, जल और अलुआ ये सब होता है ना, गजरा वजरा। और दाएं जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इधर जो देख रहे हैं आप नोकीला जो पत्थर दिखाई दे रहा है, इसे ये जानवर का आपका क्या है, खाल है। इसको मतलब उसी से घोप करके अपना सीता था लोग, सी करके क्या करता था, अपना पहनता था, तन को ढकता था। रहने की जगह निर्धारित करना, कैसे पता चला कि हाँ कहाँ कौन रहता था? तो देखिए रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये तो मेरा प्यारा प्यारा सा भारत का नक्शा है। ये रहने की जगह निर्धारित करता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा रहता था लोग। देखिए लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। लाल जो त्रिकोण वाला स्थान है ये सब जो है ये पूरा स्थल है, ठीक है, लाल वाला, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं, वहीं से मिला हुआ है प्रमाण। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। और कई पूरा स्थल जो है, पुरातन जो स्थल है पुराना, वो नदी के किनारे भी पाया गया है, ठीक है। चिरान तो आपको पता है कि ये बिहार के सारण जिला में स्थित है चिरान, ठीक है। कुलडीहमा, मेहरगढ़, भीमबेटका, ठीक है, ये सब अलग अलग जगह है और ये अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग को ये सब भी जानना है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। इस तलाश में भी लोग इधर से उधर जाता था, क्योंकि पत्थर से क्या होता था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता था लोग, ठीक है। तो वो ऐसा पत्थर को भी ढूंढता था जो पत्थर उनके उपयोग के लायक रहता था। देखिए भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में ये जगह है, भीमबेटका एमपी में ये पड़ता है भीमबेटका। ये भीमबेटका जो है इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुफाएं और कंदराओं का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो भीमबेटका से मिला हुआ है। ये भीमबेटका कहाँ है भाई, तो भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और गुफा में क्यों रहता था, क्या कारण था, तो गुफा में रहने के पीछे कारण था क्योंकि उसे हवा, ठीक ना, पानी, बरसात, ये सबसे क्या होता था, उसको राहत मिलता था। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। और ये जो गुफा जो है, जिस गुफा में लोग रहने का प्रमाण मिला है पुरातत्वविदों को, वो किस नदी के किनारे था, वो था नर्मदा नदी के किनारे। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ऐसा जगह क्यों चुनी होगी, तो भाई उस समय उसके पास दिमाग थोड़ी था कि हाँ भाई हम घर बना ले, वो जो बना उना है उसी तरह का वो ढूंढता था लोग। शैल चित्रकला, इनमें से क्या पता लगता है। देखिए एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताइए। ये दिखाई क्या दे रहा है, इसमें लग रहा है कि हिरन दौड़ रही है और उसके पीछे एक शिकारी भी दौड़ रहा है। क्या किस चीज़ के लिए, शिकार करने के लिए।
जिन गुफाओं में लोग रहते थे, जिन गुफा में लोग रहते थे, उनमें से कुछ के दीवारों पर चित्र भी मिले हैं, जैसे इस तरह से चित्र मिला है। तो उस गुफा पर चित्र बना दिया है, तो पूरा तत्वीज जो होंगे वो मान लीजिए कि उसको पता था, वो क्या दिमाग लगाएंगे, अच्छा अच्छा ये लोग ऐसे शिकार भी करता था, ठीक ना। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं में चित्र मिले। इनके जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण भी किया गया है। यही आपका है जो गुफा है जिसमें लोग रहते थे, ठीक ना। पूरा स्थल, जरा इसे भी जान लीजिए, पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल जो होता है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल हम किसको कहेंगे भाई, तो पूरा स्थल मतलब कि अगर खुदाई उदाई हुआ तो खुदाई होने के उपरांत वहाँ पे क्या हुआ, कुछ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिला कि भाई इमारत उमारत था, घर वर भी था, तो ये पूरा स्थल हो गया। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। और उसका इस वस्तु का निर्माण क्या चीज़ गया भाई, कोई कुछ करता है तो अपने काम के लिए करता है ना, और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल के भी नीचे पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में भी बताया जाएगा। आइए जानते हैं और आग की खोज के बारे में जानिए। पहले आग की खोज बताइए, आग की खोज कितना महत्वपूर्ण था। अगर आग की खोज न हुआ रहता तो हम लोग कैसे रहते। देखिए इसमें कुरनूल गुफा ढूंढो, मानचित्र 2 जो है इसमें कुरनूल गुफा ढूंढने के लिए कह रहा है। मानचित्र 2 जो है कुरनूर, इसी में जो है कुरनूर गुफा ढूंढने के लिए कह रहा है। तो देखिए तो कुरनूर गुफा कहाँ है, बुर्जहोम है, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद, कोलकाता। लीजिए इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि किधर है ना, ये देखना पड़ेगा एटलस में। कुरनूर गुफा देखिए, कुरनूर गुफा ढूंढने के लिए कह रहा है, पृष्ठ संख्या 13 में कह रहा है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब राख का अवशेष मिलेगा तो इसे लोग पुरातात्विक क्या पता लगाएंगे कि अच्छा लोग आग से भी परिचित था। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे भाई। आग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए भी किया होगा, लोग मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए किया होगा लोग, ठीक ना। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं अपना बताइए। नाम और तिथियाँ। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। पुरातात्विक जो हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पुरातत्वविद जो है ना बड़का बड़का नाम रखे हैं। आरंभिक काल जो था शुरुआत के काल आदि मानव का, उसको कहा गया जानते हैं पूरा पाषाण काल। माने पूरा के पूरा पाषाण मतलब पत्थर के औजार से लोग काम करता था, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। अलग रहता तो मतलब बात समझिएगा, पूरा पाषाण मतलब पत्थर। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, पूरा यानी प्राचीन, मतलब हम आपको अपने तरीका से समझाने की कोशिश करें, मतलब पूरा पाषाण मतलब टोटल के टोटल पत्थर का उपयोग करता था लोग इस प्रकार से, लेकिन पूरा का यहाँ अर्थ है प्राचीन। अब पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो था ना वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के दौरान का जो काल था उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण माने पत्थर, मतलब कि अगर दूसर तरीका से कहे तो वो पूरा के पूरा लोग वही पत्थर का यूज करता था, ठीक ना। जैसे आज प्लास्टिक युग है, प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा होता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि 20 लाख से 12,000 ज़्यादा का गैपिंग है ना, तो इसको भी 3 भाग में बांट दिया, आरंभिक, मध्य और उत्तर।
आरंभिक माने शुरुआत, मध्य माने बीच, उत्तर मतलब बाद वाला, पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है ना इसी काल के दौरान घटित हुई, ठीक ना। यही पूरा मध्य, आरंभिक, मध्य और उत्तर। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण में चेंजिंग जो मिलता है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ, देखिए एनसीईआरटी का यही खूबी है कि एक एक बात को स्पष्ट कर ले रहता है, एससीईआरटी में कुछ छोड़ ले रहता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्लियर तो एससीईआरटी क्लियर, यानी ये नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर रहता है किताब। मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल का था। अब क्वेश्चन पूछ सकते, देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। कि पूरा पाषाण काल, आरंभिक जो मानव का काल था उसको पूरा पाषाण कहा गया, ठीक है। पूरा पाषाण मतलब कि प्राचीन पाषाण मतलब पत्थरों वाला काल था वो, ठीक ना। उसमें लोग ज़्यादा पत्थर का उपयोग करते थे। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, मध्य, आरंभिक, मध्य और उत्तर काल बांट दिया गया, ठीक ना। तो उसमें जो मेसोलिथ है यानी मध्य पाषाण काल जो युग कहा जाएगा, ये मध्य पाषाण काल का युग जो है ये 12,000 से 10,000 तक रखा गया। और वो जो आरंभिक जो था वो 20 लाख से 12,000 था, 12,000 से 10,000 तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस समय छोटा हो गया औजार, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया। बड़ा बड़ा था तो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल, और माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मतलब देखिए किस तरह से जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चेंजिंग आ रहा है। इसका मतलब लोगों का दिमाग भी विकसित होता होगा, है ना। सोचिए जरा कि पहले बड़ा बड़ा औजार था, अब और बाद देखा गया कि भाई वो खाली पत्थर का था, अब देखा गया कि उसमें लकड़ी का भी मुट्ठा लगा हुआ है, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण में। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे भी हांसिया लगे, आरी जैसे औजार भी मिले हुए हैं, आरी जैसा औजार भी मिला है। साथ साथ पूरा पाषाण वाले युग औजार इस दौरान भी बनाए गए, इसी दौरान औजार भी बनाया गया। अगले युग की शुरुआत जिसको उत्तर पाषाण कहेंगे, ये उत्तर पाषाण का था 1,000 साल पहले होती है। इसकी शुरुआत 1,000 साल पहले होती है, ठीक ना। इसको नव पाषाण युग कहते हैं। इसको कौन सा युग कहते हैं? नव पाषाण युग। तो देखिए जी, आपका यहाँ पे 3 बात हुआ। कितने बात हुआ? एक हुआ आपका मेसोलिथ, एक हुआ मेसोलिथ हुआ, ठीक ना। एक मेसोलिथ हुआ, ठीक ना। एक मेसोलिथ हुआ। मेसोलिथ का मतलब क्या हुआ जी? मेसोलिथ का मतलब आपका हुआ मध्य। क्या हुआ जी? मध्य पाषाण। 3 भाग में जब बांटा गया तब मेसोलिथ, ओकरा बाद आपका हुआ माइक्रोलिथ, ठीक ना। ये माइक्रोलिथ मतलब कि इसको बोलेंगे हम लघु पाषाण। इसमें क्या होने लगा जी? तो इस युग में होने लगा हड्डी और लकड़ी के मुट्ठा लगने लगा उस पत्थर के औजार में। उसके बाद जो उत्तर था इसको बोलेंगे हम आरंभिक यानी आरंभ वाला, और ये हो गया आपका मध्य हो गया, और उसके बाद हो गया आपका उत्तर, ठीक ना। तो मेसोलिथ आरंभिक वाले को यानी मध्य पाषाण, ठीक ना। मध्य यानी माइक्रोलिथ लघु पाषाण, और उसके बाद हो गया आपका उत्तर, ठीक ना। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नव पाषाण युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नव पाषाण युग बोलेंगे, ठीक ना। नव पाषाण यानी एकदम नया पाषाण, मतलब और बढ़िया बढ़िया मतलब बनने लगा होगा औजार। 1,000 साल पहले वाले को नव पाषाण युग, ठीक ना। क्या मतलब होता होगा ये? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक स्थान नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करेंगे जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या होंगे। अब देखिए बदलती जलवायु, क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ? तो क्लाइमेट चेंज हुआ मतलब कि लोग में भी बदलाव आया, ठीक है।
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। बड़ा बदलाव आया दुनिया के जलवायु में। गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा जी? ग्लेशियर पिघलेगा ना। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो घास खा के जिंदा रह सकते हैं वो जानवर बना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी भी हासिल करने लगे। आइडिया मिलने लगा। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में ही मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। देखिए कैसे कैसे आज हम लोग पहुँचे हैं, है ना। खेती और पशुपालन के बारे में जानेंगे। अब देखिए खेती करना कब शुरू कर दिया। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, उत्तर उपमहाद्वीप ये जो है इसके भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग जगहों पर गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उसको लोग उगा नहीं रहा था क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ना, तो वो अपने से उग रहा था। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीखा होगा। ये मतलब सब कल्पना ना किया जा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। कोई देखने थोड़ी गया था, वीडियो कैमरा थोड़ी था। इस प्रकार धीरे धीरे वे लोग क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू भी बनाना शुरू कर दिए। नवपाषाण युग में सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था ना, वो था डीओजी साहब थे। डीओजी साहब थे, यानी कुत्ते को सबसे पहले जंगली बनाया गया, पालतू बनाया गया। इसलिए कुत्ता सबसे वफादार और घोड़ा सबसे वफादार जानवर होता है। जंगली पूर्वता धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे क्या बन गए? पशुपालक भी बन गए, खेती बाड़ी भी करने लगे, है ना। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाने के पीछे कारण यही होगा कि कुत्ता सबसे वफादार होता है, वफादारी करता है, गद्दारी नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि जब लोग ये शिकार करने जाते होंगे तो कुत्ता पीछे पीछे नहीं, आगे आगे जाता होगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। इसको क्या कहा लोग? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह यह है कि इसकी वजह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अच्छा ये भी है कि जो बीमार कम पड़ता वैसे भी जानवरों को क्या करना लगे लोग, ये लोग चयन करने लगे। यही नहीं, आगे सुनिए, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने का अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को क्या कर सके? संभाल सके कि बारिश में प्राकृतिक आपदा में वो खराब जल्दी नहीं हो। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित। मतलब देखिए उसका दिमाग का भी विकास धीरे धीरे हो रहा है। और आज तो दिमाग का विकास बस एक ही कारण से हो सकता है, जब वो पढ़ेगा। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और
जानवर उस जानवर को प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। हिंसक मतलब खतरनाक नहीं होते हैं। अब बाघ शेर को कोई थोड़ी ना पालतू बनाया। और यहाँ बकरी, अब कोई बकरी जो है कोई हिंसक प्राणी है नहीं है। कुत्ता भी हिंसक नहीं है। बकरी, हिरन को तो नहीं पालतू बनाया लोग। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये भी देखा गया कि जो पालतू जानवर है उसका सींग और दांत भी क्या होता है, छोटा होता है। इससे कोई उसको मतलब कि हानि नहीं पहुँचे। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू का है। ये जो दांत जो दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सूअर का है कौन पालतू का है, तो आपको पता है कि यही होगा, वो सूअर का है। एक नवीन जीवन शैली, इतना कुछ हुआ तो लोग एक नया तरीका से जीना शुरू किया, ठीक ना। एक नवीन जीवन शैली को अपनाया। देखिए, तुम किसी पौधों के बीजों को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है ना। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। अब बताइए, अब तो क्या बन जाएगा वो, अब बन जाएगा अस्थायी निवासी, घुमंतु से अस्थायी निवासी। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब कटाई के बाद अनाज का जो उपयोग था बहुत संभाल करके लोग करता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर खाना आवश्यक रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब सोचा कि भाई रे, अब इसको हमको आगे के लिए भी रखना है। पेट तो भर ही रहा है, अब पेट ही भी भरने के चक्कर में लोग लग गया है ना। बहुत से देखिए, बीजों के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में अनाज का उपयोग लोग 4 तरीका से करने लगा। बीज के रूप में भी करने लगा, खाद के रूप में, खाने के रूप में, उपहार के रूप में भी, अच्छा गिफ्ट भी करता था लोग, है ना। भंडारण के रूप में भी उपयोग करने लगा, ठीक है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और इलाका में लोग क्या किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी तथा फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखिए, अब जानवर जो बन गया वो चलते फिरते खाद्य भंडार बन गया। कैसे जी? तो मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो जानवर हाँ ठीक है, आगे देख रहे हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर बच्चे देंगे तो जनसंख्या में तो वृद्धि होबे करेगा। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। लीजिए, अब दूध पर लोग भी चला आया। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन जो है ये भी एक भोजन के भंडारण का तरीका है। न कि हम गेहूँ और चावल को बोरा में रख करके बेड़ी में रख दिए, ठीक ना, कहीं कहीं रख दिए, तो वही नहीं, जानवर भी बुझ लीजिए कि भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तब बोझा ढोने के लिए भी लोग करने लगा। देखिए, जानवर को पालतू बनाया तो कितना फ़ायदा ही फ़ायदा लोगों को होने लगा। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र दुए के करब पीछे देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना, कि कहाँ कहाँ कौन चीज़ का साक्ष्य मिला हुआ है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। जो निर्दिष्ट स्थान चित्र में किया गया है वहाँ क्या था? एक क्या था जी? वहाँ था पशुपालक और कृषकों की बस्तियाँ थी या नहीं?
इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो है विभिन्न प्रकार के हड्डियों की भी जांच कर सकते हैं कि किस जीव का यह हड्डी है। अस्थाई जीवन की ओर लोग कैसे, परमानेंट, तो सब खिंचा हो गया तो अस्थाई तो होबे करेगा। लोग पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थानों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। झोपड़ी और घर के भी अर्थात वहाँ लोग रहते होंगे, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास। मतलब गर्त मतलब नीचे खोद करके उसमें वास कर रहा है तो उसको कहेंगे गर्तवास, जो बुर्ज होम में मिला हुआ है। ठीक ना, वर्तमान कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अरे भाई, तो आज भी तो अंडरग्राउंड घर बनाता है लोग ना, वो लोग अंडरग्राउंड ही बनाता था, गर्तवास। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग के जलाने के भी जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। घर के अंदर भी बाहर भी मिला है, मतलब कि ये सब भी काम करते होंगे। एक गर्तवास का चित्र भी बनाने के लिए कह रहा है अंडरग्राउंड का। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, अलग है। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है कि भाई भिन्न है तो नए पाषाण का है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, एकदम मतलब चौक करने के लिए। ठीक ना, ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था। बताइए, इतना पहले ये सब था जो कि आज भी मिल रहा है। आज तो ख़त्म होने जा रहा है। आज हज़ारों ओखली मुसल अब तो किसी के ही घर में मिलेगा। आज हज़ारों साल बाद ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक ना, तो यहाँ देख लीजिए सब ये औजार है ना, नवपाषाण युग के ये सब उपकरण हैं। अब देखिए, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जी। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। मतलब देखिए, खूब इन्हें शोभा बढ़ाने के लिए भी इस पर डिजाइन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तन का उपयोग क्या चीज़ के रखने के लिए, खाना पकाने के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जो आज भी है। ठीक ना, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हैं कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो इस पात्र में हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें गेहूँ रखा होगा, आप कीजिए चावल रखा होगा, कोई बाजरा, कोई रागी, कोई मरुआ, मसूरिया, जो भी कहिए वही बाजरा, रागी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? नहीं रे भाई, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं उन लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण तरह नज़दीक से जाकर देखा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ जो है, देखिए मेहरगढ़ के घर का ये चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या मानना है? देखिए, चौकोर है, वर्गाकार है, आयताकार है। मेहरगढ़ ढूंढने के इसके यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है, यह मेहरगढ़ जो है ना, ईरान जाने का सबसे जो पुराना रास्ता था ना, महत्वपूर्ण, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था जिसका नाम मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाया, भेड़ बकरी का पालना सीखा। तो क्वेश्चन तो यही तो पूछता है कि बताइए, जौ गेहूं उगाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला। ये मेहरगढ़ कहाँ भाई? तो यह ईरान जाने वाले रास्ते में बुल्लन दर्रे के पास में है। ठीक ना,
यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, मतलब कि लोग इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिला हुआ है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब घर भी बना रहा था, मतलब अस्थायी परमानेंट जीवन जी रहा था लोग। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। अच्छा जी, 4 गो बेडरूम वाला था या उससे ज़्यादा, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ठीक है ना, कुछ में भंडारण का काम करता होगा लोग। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मर जाता था लोग तो उसके साथ कुछ हड़िया पतीला में लेकर सामान भी रख देता था कि मरने के बाद भी जीवन है, वो अपना खाएगा पिएगा। बताइए, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है, ऐसा कई कब्र मिला है जिसके साथ में खाने पीने का भी सामान रख दिया था लोग। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। लो भाई, एक मतलब वो पूरा बकरिए खाता होगा खाली, है ना, तो बकरी को भी रख दिया गया। लो, मर गया तो बकरी भी खाना। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल की पहचान कर सकते हो कि इसमें बकरी का पहचान कंकाल है कि नहीं है? आराम से पहचान किया होगा। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से लग रहा है, सांड भैंसा है ना। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढिए। फ्रांस, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया था। ले भाई, स्कूली छात्र, उसको खूब इंटरेस्ट होगा इस सब में। इस तरह चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच ही बनाया गया होगा। इनमें कई जानवरों के चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों की गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। बताइए, अब देखिए लोहा के भी जानकारी इन लोगों को होने लगा। लौह अयस्क, लोहा का जो अयस्क होता है, और चारकोल जो होता है उसके खनिज पदार्थों से बनाया गया। यह संभव है कि इस चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया, कोई फेस्टिवल होगा उस टाइम इस चित्र को बनाया होगा, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ऐसा लोग अनुमान लगा रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, आगे देखिए। एक नवपाषाण पुरातत्व उपयोगी शब्द है। आखेट, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, ये सब इसमें आया। पूरा स्थल, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग और कब्र, ये सब आया है शब्द। एटलस में तुर्की ढूंढने के लिए करा है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक आपका चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, दूर दराज से, दूर से, और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, याद रखिएगा, चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो सीरिया से लाया गया था। लाल सागर की कौड़ियाँ, लाल सागर से कौड़िया, भूमध्य सागर से सीपिया लाया गया था। ध्यान रहे, उन समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, पहिया का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कल्पना करने के लिए कह रहा था। ये सब हो गया आपका, इतना सारा इसमें पढ़ना था, और बहुत सारा इसमें ऐसी भी बातें आया है जो चित्र में हम लोगों को क्या करना था? खोजना था। एक बार इसको जान लीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां, मध्यपाषाण युग का 12,000 से 10,000, बसने की प्रक्रिया 12,000 साल के पहले, नवपाषाण युग 10,000 साल पहले, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। ठीक ना, तो ये सब था। ये आपका दूसरा चैप्टर में इतना सारा बात हम लोगों को क्या था? पढ़ना था। देखिए, हम इस सब चैप्टर से क्या होगा कि जितना क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा होगा उस सब का हम क्या करेंगे? आपका MCQ भी करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।